नमस्कार व्यूअर्स, बात आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान में जेजेपी, यानी करीब 25 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा है जेजेपी ने। और दुष्यंत चौटाला ने दावा किया वोटिंग के बाद कि हमारे कुछ विधायक जीत कर आएंगे और अच्छा परफॉर्म राजस्थान विधानसभा में वो करेंगे। वोट परसेंट की भी उन्होंने कहा कि हमें काफ़ी अच्छा वोट शेयर मिलेगा। मलिक साहब, दुष्यंत चौटाला ने एक साहसिक कदम उठाया है। हरियाणा में केवल 10 सीटें हैं और राजस्थान में जाकर चुनाव लड़ा, तो इसके ऊपर पहले तो ये बताइए कि उनका क्या फैसला हो सकता है, कौन सी रणनीति के तहत राजस्थान गए? दिसंबर 2018 में जननायक जनता पार्टी इनेलो से निकल कर आती है। 2 महीने बाद जनवरी में जींद उपचुनाव होता है। जेजेपी बहुत शानदार प्रदर्शन करती है, धमाकेदार उसकी राजनीति में एंट्री होती है जी। उसके बाद फिर एक हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव आ जाते हैं। उसमें भी एक नई पार्टी अच्छे खासे वोट शेयर के साथ प्रदेश की 10 सीटों पर काबिज हो जाती है और सरकार में साझेदार बन जाती है। मैंने ये सिर्फ 2 लाइन में इसलिए किया है कि मैं जेजेपी का एक बैकग्राउंड बता दूं कि इनेलो से निकली और चंद दिनों में धमाकेदार एंट्री राजनीति में करने में कामयाब रही। अब बात राजस्थान की करते हैं। क्यों गए दुष्यंत चौटाला राजस्थान? कौन सी रणनीति थी उनकी? कांग्रेस तो कहती है कि दुष्यंत चौटाला बीजेपी की हेल्प करने गए थे। दुष्यंत चौटाला ने जब अपने चाचा अभय सिंह चौटाला के साथ राजनीतिक जंग शुरू की, तब उन्होंने खुद को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के राजनीतिक वारिस के रूप में पेश किया कि मैं चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर हूं। और आपको याद होगा कि चौधरी देवीलाल ने भी राजस्थान में राजनीति की काफ़ी बार की। वो सीकर से 1989 में जनता दल की टिकट पर सांसद बने और देश के कृषि मंत्री रूप प्रधानमंत्री रहे। रोहतक से भी वो चुने गए थे, लेकिन रोहतक उन्होंने छोड़ दिया था। उन्होंने प्रेफर किया था राजस्थान को। मूल रूप से चौधरी देवीलाल का परिवार राजस्थान से आए हुए हैं जी। वो हरियाणा में राजस्थान से है, इसलिए राजस्थान के साथ उनका राजनीतिक लगाव पीढ़ियों से है और खानदानी उनका लगाव है। अब रही बात के हरियाणा में डिप्टी सीएम होते हुए दुष्यंत चौटाला ने इतना साहसिक कदम, क्योंकि देखिए राजनीति में जब आप कोई स्टेप लेते हैं तो जोखिम उसके साथ, राजनीतिक जोखिम साथ जुड़े होते हैं। उनके दादा ओम प्रकाश चौटाला ने उत्तर प्रदेश में किस्मत आजमाई थी। उनके पिता अजय सिंह चौटाला राजस्थान से विधायक रह चुके हैं। तो ये जो राजस्थान की राजनीति है, ये उनको विरासत में मिली है दुष्यंत चौटाला को। युवा हैं, भागदौड़ करने की हिम्मत है। मोटरेबल रास्ता नापने में 1000 किलोमीटर तक दुष्यंत चौटाला से मेरी बात हुई, कहते कि 1000 किलोमीटर तो आजकल पता ही नहीं लगता कि कब आपने वो कर दिया। अच्छे हाईवे हैं और अच्छे वो मेहनती हैं। और उनको यूँ लगा कि मैं अगर राजस्थान में अपनी पार्टी को, उनकी सोच कहीं ना कहीं है कि मैं अपनी पार्टी का विस्तार करूँ। वो हरियाणा से पलायन नहीं किया जैसे उनके राजनीतिक विरोधियों ने कहा है कि वो हरियाणा से पलायन कर रहे हैं। ये पलायन नहीं था, ये उन्होंने एक राजनीतिक जोखिम कहिए या यूँ कहिए कि खुद को विस्तार देने की उनकी कोशिश थी, जिसमें उन्होंने लगभग 25 सीटों पर चुनाव लड़े। वहाँ के छोटे छोटे दलों से उन्होंने चुनावी तालमेल किया। उनके पास उम्मीदवार जहाँ नहीं थे वहाँ उनको जो लोग वहाँ पहले से तैयारी कर रहे थे उनको कुछ उम्मीदवार मिल गए। जैसे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र जो चूरू जिले में आता है, और जब सालासर जाते तब रास्ते में फतेहपुर आता है, औद्योगिक कस्बा भी है, वहाँ उनके कैंडिडेट की काफ़ी अच्छी पोजीशन बताई जा रही है। तो ये जेजेपी खुद को विस्तार देने के लिए राजस्थान गई। विपक्ष जो ये कहता है कि भाजपा की मदद करने गए हैं वहाँ पर, कि कुछ ऐसे वोट है जो कांग्रेस के बीजेपी को देना नहीं चाहते थे, कांग्रेस को वो वोट शिफ्ट ना हो जाए तो उनकी वोट कम से कम दुष्यंत ले जाए, ऐसी आरोप लगे थे। उनके विरोधी बिल्कुल उनको शुरू से हरियाणा में भी और वहाँ भी भाजपा की बी टीम बता रहे हैं, उनके चाचा भी बता रहे हैं, दूसरे राजनीतिक विरोधी कांग्रेस के नेता भी बता रहे हैं। दुष्यंत चौटाला इन आरोपों से बेपरवाह है। वो कहते हैं कि मेरी पार्टी है, प्रजातंत्र है, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार है और मैंने चुनाव लड़ा है। अगर विपक्ष की बात पर भरोसा भी कर दिया जाए कि वो वहाँ बीजेपी की मदद करने के लिए गए हैं, तो वो हरियाणा में चूंकि बीजेपी गठबंधन के साथ वो सरकार में शामिल है, लोकसभा चुनाव भी वो साथ लड़ने जा रहे हैं बीजेपी के साथ, तो अगर बीजेपी की मदद भी करते हैं तो इसमें मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई बहुत बड़ा राजनीतिक गुनाह कर रहे हैं। देखिए क्या आइडिया लगाते हैं, 25 में से 1, 2, 4, 5 कुछ सीट जेजेपी के लिए वहाँ पे
देखिए, दुष्यंत चौटाला बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं कि राजस्थान की सत्ता की चाबी का ताला जेजेपी की चाबी से खुलेगा। वो तो इनका एक पेट डायलॉग है। जेजेपी का एक चुनावी जो चिन्ह है वो भी चाबी है। तो वो अपनी तरफ से ये कहते हैं कि हमारी चाबी से खुलेगा, लेकिन जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां, चुनावी माहौल राजस्थान में रहा, वोटिंग हो चुकी है, 3 दिसंबर को काउंटिंग के बाद जब आपके सामने आ जाएगा, ये बात तो उनकी साबित नहीं होने जा रही कि उनकी चाबी से वहां सत्ता का ताला खुलेगा। लेकिन वो अगर एक भी विधायक वहां पे खाता खोल पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने जो उनके परदादा चौधरी देवीलाल के राजनीतिक नक्शे कदम पर एक बड़ा कदम आगे होगा कि वो राजस्थान में अपने परदादा की तरह से एक विधायक बना लेते हैं। ये बड़ी होगी। अगर दूसरी नजर आएगी कि वोट शेयर उनका क्या रहता है। वोट शेयर पे बात अगर एक भी विधायक नहीं आया तो अगर जेजेपी विधायकों के मामले में राजस्थान से खाली हाथ लौटती भी है जी, तो हरियाणा की राजनीति में जेजेपी पर कोई ज्यादा असर उसका पड़ने वाला नहीं है। जीत से ये है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ जाता है। अगर वो एक भी विधायक बना देते तो उनके कार्यकर्ताओं में जो 4 साल की सरकार के बाद थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं निराशा या कुछ है तो वो उनका वो धुल जाता है, वो थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो हरियाणा पे बहुत ज़्यादा विपरीत असर पड़ने वाला नहीं है। ये एक बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि हरियाणा में, राजस्थान में उनके पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं जी, क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं नहीं। और स्टेक्स पे भी उनका कोई बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पे कि उनके बहुत राजनीतिक स्टेक्स हों, तो वहाँ उनका कोई स्टेक्स पे है नहीं। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं से ये भी पता चला है कि वहाँ पर जो 25 उम्मीदवार उतारे हैं उनमें से 20 उम्मीदवार तो एक वहाँ के राजस्थान का कोई नेता उनके हैं। तो दुष्यंत चौटाला तो खुद कहते हैं कि भाई हम राजस्थान में नए गए हैं, राजस्थान में नए गए हैं, उनको जहाँ से भी जो कैंडिडेट ठीक मिले। हरियाणा की बात करें, कैंडिडेट तो मिले नहीं, दिए गए हैं। राजस्थान के एक नेता ने दुष्यंत को कैंडिडेट दिए कि आप इन हरियाणा की बात करें तो देवेंद्र बबली कौन से जेजेपी में थे, वो भी इसी तरह से कैंडिडेट आए थे। दादा गौतम जो आपके नारनौंद से विधायक हैं वो भी इसी तरह थे। ईश्वर सिंह जो कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर तक रहे, कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं, वो उनको इसी तरह से मिले थे। तो जब चुनाव आप एकदम लड़ते हैं, चुनाव आ गए, लड़ने की तैयारी शुरू की, तो कैंडिडेट निश्चित रूप से इंपोर्ट किए जाते हैं राजनीति में। अब तो बड़े बड़े दल भी करते हैं जी। तो जजपा तो नई नवेली छोटी सी पार्टी है वहाँ पे राजस्थान में, तो उन्होंने भी कैंडिडेट इंपोर्ट कर लिए। आपने छोटी सी पार्टी कह दिया, दुष्यंत नाराज ना हो जाए। नहीं, वो तो एक राष्ट्रीय पार्टी है। दुष्यंत नाराज हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राजस्थान में जेजेपी एक छोटी सी पार्टी है। हरियाणा में बहुत बड़ी है। हरियाणा में तो सत्ता में साझेदार है, तो आप बहुत छोटी भी नहीं कह सकते। 10 विधायक हैं हरियाणा में, 90 में से 10 हैं, 10% तो आप कह ही सकते हैं। दादा गौतम ने तो कहा था ये तो आसपास जींद और हिसार के आसपास की पार्टी है। दादा गौतम की जो अंदरूनी बात है कि दादा गौतम को अगर दुष्यंत मंत्री बनवा देते फिर तो दुष्यंत बहुत बड़ा था, वो देवीलाल के राजनीतिक वारिस थे, और दूसरा देवीलाल था, सब कुछ था। और दादा गौतम को सब जानते हैं कि दादा गौतम किस तरह से पलटी मार जाते हैं। तो दादा गौतम को आज दुष्यंत कुछ दे देते मंत्री बनते वो साफ। लेकिन दादा गौतम अगर इतना वुकत थी तो दादा गौतम जब चुनाव हुए उससे पहले बोल देते ना भाई, अगर जेजेपी की टिकट उनके पास नहीं होती तो विधानसभा का मुंह भी नहीं देख पाते वो। इसमें भी कोई वो नहीं है। तो एक फायदा और एक रिस्क, आपने फायदा तो बता दिया, रिस्क क्लियर नहीं बताया। अगर वहां पर एक भी सीट नहीं आती है तो कितना बड़ा रिस्क हो जाएगा? नहीं, रिस्क यूं नहीं है कि राजस्थान में उनका स्टेक्स पे कुछ नहीं था। रिस्क तब होता है जब आपका बहुत कुछ दांव पे लगा हो। हाँ, हरियाणा के जब चुनाव होंगे ना, और हरियाणा में मतलब आती है, तब उनका सब कुछ दांव पे। अगर उनकी एक भी सीट नहीं आई तो ये विपक्ष सारे मिलके, खुद बीजेपी भी कह देगी गए थे कमंडल उठा के खाली हाथ लेकर आए, वो बीजेपी क्या डायलॉग चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी कुछ कहने वाली नहीं है और विपक्ष उनको बख्शने वाला नहीं है। विपक्ष को तो देखिए, अगर वो खाली हाथ लौटते हैं तो निश्चित रूप से विपक्ष उनको कहेगा कि अभी क्या बात करते हो आप, खाली हाथ लौटाए। तो विपक्ष की आलोचना तो दुष्यंत के ऊपर निश्चित रूप से हमले और बढ़ेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी खाली कमंडल लेके आए, तो भारतीय जनता पार्टी के तो वो सहयोगी लोकसभा चुनाव तक तो वो पक्के हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। और जिस तरह से राजस्थान का जो रण चला है, हो सकता है कि ये जो स्थितियां थी ये विधानसभा चुनाव में भी जेजेपी बीजेपी को साथ खड़ा। ये बात मैंने इसलिए कही है, बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई थी तो वो कहते थे कुछ नहीं आना जाना, खाली आता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई नहीं पूछता, ये बड़े लेवल पे डिसीजन होते हैं। जो कार्यकर्ता हैं ये ऐसे ही मतलब अपना, चलो उनको बोलने का वो है, वो बोलते रहे, बट जब फैसला करता है, आप ओम प्रकाश धनखड़ से हमने बात की थी गठबंधन, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। नायब सैनी से पूछा करना कि राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। तो जब
प्रदेशाध्यक्ष कुछ नहीं कह सकते, तो कार्यकर्ता के बोलने से कुछ नहीं होता। वो खाली हाथ लोटे, भरे हाथ लोटे, कार्यकर्ता को कोई मतलब नहीं है। लेकिन राजस्थान में चुनाव लड़ने का जेजेपी को नुकसान ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। अगर एक भी विधायक बना के तो उनको फायदा है, प्लस वो भारतीय जनता पार्टी के उनके साथ संबंध जो थे वो और भी मजबूत इस चुनाव से हो सकते हैं। ये उनको बेनिफिट है। मेरे को तो ये लगा था कि जब उन्होंने टिकट डिक्लेयर किया था राजस्थान में, अमित शाह नाराज हुए थे कि बगैर पूछे, बगैर सोचे समझे ये डिक्लेयर कर दिया कैंडिडेट। अमित शाह कि उन्होंने सलाह नहीं दी दुष्यंत ने। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, दुष्यंत चौटाला ने पूरा समय दिया था कि भाई हम आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी टिकटों का फैसला बहुत लेट कर पाई राजस्थान में, चूंकि 3 स्टेट में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस राजस्थान पर था और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि अगर राजस्थान ने रवायत बदल दी तो भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत होती है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व था वो टिकट वितरण में देगी, तब तक दुष्यंत चौटाला अपनी टिकट जारी कर सही सवाल उन्होंने जो समय दिया था, उन्होंने समय दिया भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो तक अपने कैंडिडेट्स का फैसला नहीं कर पाया। दुष्यंत चौटाला अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। सही सवाल आ रहा है, अगर इन 25 सीटों के ऊपर कांग्रेस के उम्मीदवार ज्यादा जीत कर आ गए तो राजनीति दोनों हाथों से संभावनाओं का खेल है। ये 2 धारी तलवार होती है। हो सकता है सोच ये रही हो कि वो कांग्रेस को नुकसान करेंगे, लेकिन वो कांग्रेस को फायदा भी हो सकता है। ये आपके साथ लगता पंजाब है जी। प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर थे, मनप्रीत सिंह बादल उनके भतीजे से उनकी अनबन होगी चुनाव से पहले। मनप्रीत सिंह बादल ने अपनी अलग पार्टी बनाई, चुनाव लड़ दिया, लोगों को लगा कि अब तो गया काम से, ये तो सारे अकाली दल के वोट काट देगा। हुआ क्या, वो जो एंटी इनकम्बेंसी वाले वोट थे उनको काट के 2.5% वोट लेके प्रकाश सिंह बादल पहली बार पंजाब में लगातार 2 बार कोई सरकार सीएम बने और उसी पार्टी की सरकार आई। तो ये मैंने कहा कि बिल्कुल दो धारी तलवार है। ये गेम राजस्थान में ना हो जाए, कांग्रेस रिपीट कर जाए। ये जो इंग्लिश में कहावत है 2 धारी तलवार, इट कैन कट बोथ वे, ये दोनों तरफ काट सकती है। बीजेपी को भी काट सकती है, कांग्रेस को भी काट सकती है। तो ये बड़ा रोचक होगा देखना। राजस्थान चुनाव का हरियाणा के मामले में निष्कर्ष किया जाए तो मैं 2 ही बात कहता हूं। एक, जेजेपी वहां बीजेपी को नुकसान करती है या कांग्रेस को नुकसान करती है जी। दूसरा, अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हरियाणा में भाजपा कुछ राहत महसूस करेगी, क्योंकि अगले साल हरियाणा के भी चुनाव हैं। और अगर राजस्थान के लोगों ने रवायत बदल दी और किसी तरह अगर वहां पे कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार दोबारा बन गई तो भारतीय जनता पार्टी की सांसें हरियाणा में और ज्यादा फूल जाएंगी, क्योंकि हरियाणा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हरियाणा पे ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन राजस्थान के असर को आप नकार नहीं सकते। आपको 2-3 तरह से घेरता है और इसके चुनाव पर सबकी नजरें भी हैं। ये राजस्थान चुनाव का बहुत बड़े नतीजों पर 3 दिसंबर को काफी कुछ तय होगा रणनीतिक राजनीति। नतीजे आएंगे राजस्थान के, हलचल होगी हरियाणा में, ये पक्का है। चलिए ऑडियंस, ये था दुष्यंत चौटाला झोली भर के आएंगे या खाली आएंगे, ये देखना रोचक होगा। लेकिन नुकसान और फायदे उनको क्या हो सकते हैं पॉलिटिक्स में, उसका भी विश्लेषण हमने किया। धन्यवाद मलिक साहब।